हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें। तो आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए, जब तक ये विधि जो पूछे उसी से करना है। जो विधि पूछे उस विधि से नहीं करते हैं तो गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हमसे विधि पूछ रहा है, हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और इससे पहली वाली क्लास में भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि बिना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप पहले से जानते ही हैं। तो हमारा मकसद है यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। 3 का पहला पार्ट क्या है, 12, 15 और 21 ये दे रखा है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने प्रत्येक के। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तो छोटी छोटी संख्या है, इसके तो ऐसे करके लिख ही सकते हैं। फिर 15 के कितने आएंगे, 3 गुणा 5। फिर 21 है, 21 के कैसे लिख सकता हूँ मैं, 21 को लिख सकता हूँ 3 × 7। इस प्रकार से लिख लिया मैंने, तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो 12, 15 और 21 इनका निकालना है हमें एलसीएम, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या बताया था हमने, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घातों उभयनिष्ठ घातों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर देखिए 3 की घात 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसको तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमको 3 दिख रहा है, सब में 3 दिख रहा है। तो 3 ले लेते हैं, और 3 की घात 1 ही 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका एचसीएफ आ गया। अब लिखेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ इन्हीं का, यानी कि 12, 15 और 21 का। तो इनका लिखेंगे, तो इनमें क्या लिखेंगे हम, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो 3 कॉमन है, अधिकतम घात में दोनों की घात बराबर है कॉमन वाले की। कॉमन यहाँ पर ये दो तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन है, लेकिन इनकी घात क्या है, 1 ही 1 है तीनों जगह, तो 1 ही घात वाला लेंगे। अब रह क्या गया यहाँ पर, 2 की पावर 2 भी रह गया, ठीक है। और रह गया यहाँ से 5 रह गया, 5, और यहाँ से रह गया 7, इतना रह गया, ठीक है। 3 तो हमने ले लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12। ये 4 ही तो है, 2 बार लिखेंगे तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा जब 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। यही पूछ रहा था हमसे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है, एचसीएफ होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 17 लिखा है, 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 1 लिख सकते हैं ना। और 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 23 गुणा 1, और लिख सकते हैं हम 29 को, 29 गुणा 1 तो लिखा ही जा सकता है इनको। तो इतने ही आ जाएंगे, 29 ही आएंगे। यहाँ भी कितना आएंगे, 23 ही आएंगे। और यहाँ पर सॉरी ये 17 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना, 29 एकम 29, ये हो जाएंगे। अब इनमें सब में देखेंगे हम कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन है, तो इसका हम लिख लेते हैं। तो
HCF ऑफ 17, 23 और 29 का, इसका निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, इनमें कुछ नहीं, 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आ गया इसका HCF। अब निकाल देते हैं इसका LCM। LCM किसका, 17 और 23 29 का। तो इनमें देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सब संख्याओं की गुणा ही क्या होगा, इसका LCM होगा। तो 17 और 23 और 29, इन सब की अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है, इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं। फिर इनकी गुणा आएगी 11,000, करके देख लेना आप गुणा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा फिर। तो यहाँ पर आप गुणा कर लेना, कितनी आएगी, 11,339, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। LCM ये निकल, HCF ये आ गया, LCM ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 और 25 का निकलवा रहा है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट 8, 9 और 25। तो इनका निकालते हैं हम। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये छोटी संख्या है, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए काट के दिखा देते हैं। 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 की पावर इससे 3 लिख सकते हैं। 9 के निकाल लेते हैं। तो 9 के इधर कर लेते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3। 25 के कर लेते हैं, 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या है, 9 बराबर कितना है, 3 गुणा 3, और ये 3 की पावर 2। फिर 25 के 5 गुणा 5, तो 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF और LCM। तो इसका LCM निकालते हैं हम, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF 8, 9 और 25 का। तो इनमें देखो कुछ कॉमन है, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। कुछ कॉमन नहीं तो एक तो कॉमन होगा ही होगा, तो एक लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो सब संख्याओं में होता है, तो एक तो हो गया इसका HCF। अब निकाल लेते हैं LCM 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो भी हैं उन सब की गुणा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 80 होगा, ठीक है, 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। तो ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 25 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 अट्ठे 200, तो 200 9 दूनी 18, कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे, HCF ज्ञात कीजिए। अच्छा, HCF दे रखा है, इसका दे रखा है 306 और 657 का कितना है, 9 है। LCM इसका ज्ञात करवा रहा है। तो हमने अभी फार्मूला जो पढ़ा था वही फार्मूला लगा लेते हैं, उससे हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, लिख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया था हमने, क्वेश्चन था हमारा HCF ऑफ 306 और 657 का, ठीक है। इसका दे रखा है 9, और दे रखा है LCM 306 657 का। ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो कर लेते हैं इसको। तो हम जानते हैं अगर दो संख्याएं A और B हैं, ये A है, अगर ये B है, तो क्या बताया था हमने, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है HCF A, B का गुणा LCM ऑफ A, B का, ठीक है। तो A और B की जगह कितना है, 306 गुणा 657।
एलसीएम कितना दे रखा है इसका, 9 दे रखा है, कितना है, एचसीएफ 9 है, और एलसीएम हमसे पूछ रहा है ए कॉमा बी का। तो इसको 3 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, ठीक है, 9 से कट जाएगा। तो 9 सत्ते 63, इसको काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, और यहाँ से बचेंगे 2, 9 3 27, इतना आ गया, 9 से काट दिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम, अच्छा क्या यहाँ संख्या कौन सी है, क्या लिख दिया हमने, ये काट लेते हैं, कितना है 306 और 657, ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से बचा हमारे पास में 306 और 657 का एलसीएम, तो ये 306 गुणा यहाँ से 73, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 306 और 73 की, ठीक है, 3 छक 18 और 3 तियाँ 9, 7 छंग 42 और 3 सत्ते 21, 8 3 9 4 13 के 3 और 2 और 2, तो ये आ जाएगा 22,338, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल हमें थ्योरी के रूप में इसे समझाना पड़ेगा। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर समाप्त कौन सी संख्या होती हैं, जो 0 पर संख्या समाप्त होती हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 10 है, ठीक है, 20 है या 30 है, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। तो इनमें क्या है, अब प्रत्येक का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 4, 5 गुणा 6, तो प्रत्येक में क्या है 5 जरूर होगा, ठीक है। प्रत्येक में जो संख्याएं 5, जो संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, तो उनमें क्या होगा 5 अवश्य आता होगा। तो अब कोई भी संख्या है उसको हम प्रूव करेंगे, तो उसमें अगर उसके गुणनखंड में 5 आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी के रूप में हमें समझाना पड़ेगा। तो पूछ रहा है हमसे 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं, लिख लेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक, कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, होती है, वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया विभाज्य होती है, कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी 5 से कटेगी जरूर, 10 है ये 5 से जरूर कटेगा, 20 है 5 से कट जाएगा, 30 है 5 से कट जाएगा, ऐसी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। तो 5 से कैसी होगी, विभाज्य होती है, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं हम, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक।
अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें वह 5 से जरूर विभाजित होती है, और जब 5 से विभाजित होती है तो कोई भी संख्या अगर हमें प्रूव करना है कि वो शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें क्या होना चाहिए, 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 जरूर आना चाहिए, तभी तो वो 5 से कटेगी यानी शून्य पर समाप्त होगी। तो यही लिखा है हमने, उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमने देखा 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n को मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर n, तो इसमें पावर अलग अलग n 2 की पावर n कर दोगे और यहाँ पर 3 की पावर n कर दोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 तो आया नहीं, यहाँ पर एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया, और एक क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो 5 तो आया नहीं, जब 5 नहीं आया तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः 6 की पावर n, 6 की पावर, इसलिए 6 की पावर n के 6 की पावर n के गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में 6 की पावर n के गुणनखंडों में, कौन से गुणनखंड है ये, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 गुणनखंड हैं। ये तो 2 गुणनखंड है, 2 है और 3 है, गुणनखंड हैं। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय कहती क्या थी, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय थी तो वो क्या कहती थी, तो उसी के अनुसार लिख दे रहे हैं हम। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिखेंगे, ये अद्वितीय हैं। कैसे हैं, अद्वितीय, अद्वितीय तो समझते हैं ना, इनके अलावा और कुछ ना हो तो वो अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय हैं। जब अद्वितीय हैं, अद्वितीय गुणनखंड हैं, ये लिख दिया हमने। तो इसलिए लिखेंगे हम, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ सकता। भाई ये अद्वितीय हैं, इनके अलावा कुछ आ नहीं सकता, 5 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो हमने क्या करा था, ये हम जानते हैं कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जो शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 5 से विभाज्य होती है। अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हुई तो 5 से जरूर कटती होगी। तो इसलिए हमने लिखा उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। लेकिन जो संख्या हमसे पूछ रहा था 6 की पावर n, उसको हमने देखा उसके अभाज्य गुणनखंड करे तो उसके अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 आ गए, तो इसमें तो 5 आया नहीं। तो ये लिखा है यहाँ पर हमने 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अद्वितीय हैं, यानी इनके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, तो उन्हीं को कहा जाता है अद्वितीय गुणनखंड। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आ सकता। जब 5 नहीं आ सकता तो क्या होगा, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में क्या लिखा है, 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 है और ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ×
1 गुणा 5 भाज्य संख्याएं क्यों, कारण बताना है केवल, ये भाज्य क्यों हैं। तो लिख लेते हैं हम। लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13। दूसरी संख्या लिखिए, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणे 1 प्लस 5, ये लिखी हैं संख्याएं। ठीक है, तो इन संख्याओं में हम देखते हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो मान लेते हैं फर्स्ट संख्या। ठीक है, फर्स्ट संख्या। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर, 7 गुणा 11 13 प्लस 13। तो यहाँ से क्या है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये बचा हमारे पास में। तो ये बच गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन सभी संख्याओं में क्या है, 13 क्या एक कॉमन फैक्टर है ना इसका, पूरी संख्या का ये 13 कॉमन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ, चूँकि यहाँ 13 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसलिए लिख देंगे हम, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है, 13 से भाज्य है। देखिए इसका क्या है, ये भाज्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने कॉमन ले लिया 13, तो इस पूरी संख्या को अगर 13 से काटें तो 13 से कट जाएगी, इसीलिए हमने लिख दिया दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो ये कारण पता चल गया। ठीक है, कि संख्या भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 13 से भाज्य है उभयनिष्ठ गुणनखंड के कारण, तो इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, इसकी व्याख्या कर दी। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं। तो ये सेकंड संख्या है, तो सेकंड संख्या लिख लेते हैं। सेकंड संख्या हम लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा कितना, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो यहाँ देखा हमने, ये क्या है, फिर से 5 इसका क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है, तो मैं इसको फिर से वैसे ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चूँकि यहाँ 5 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से कट जाएगी ना, 5 से भाज्य है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्या कारण हमने दे दिया, 5, ये उभयनिष्ठ 5 होने के कारण ये 5 से विभाज्य है, तो इसका कारण भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने समय बाद, तो समय पूछा जा रहा है। एक बात याद रखिए, कहीं पर भी अगर मिलने का बात करें, एक साथ होने का बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोनिया और रवि के जो समय दे रखा है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है। तो जैसे देखिए, ये कोई वृत्ताकार पथ है, एक तो वृत्ताकार पथ इस प्रकार से है। इस ट्रैक पर क्या हो रहा है, सोनिया भी दौड़ रही है और रवि भी दौड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं रवि यहाँ पर है, ये रवि है,
और ये सोनिया है, यहाँ पर सोनिया है, सोनिया, ठीक है। तो ये दौड़ रहे हैं, इधर को चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, ये सबसे पहले ये कहीं ना कहीं जाकर ये तेज तेज दौड़ रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट कुल, 18 सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब सोनिया धीरे दौड़ रही है। तो इस पथ पर ये चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये दोनों मान लिया इन्होंने, एक ही स्थान पर मान लेते, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अगर, तो लौट कर ये तो तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, चक्कर लगाएगा। तो ये सबसे पहले कब इसको सोनिया को पकड़ लेगा, यहाँ पर सोनिया और ये एक दूसरे पर मिल जाएंगे। तो वो समय निकालना, और वो समय कैसे निकलता है इसका एलसीएम, क्या निकलता है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है यहाँ पर 18 मिनट है ना, 18 मिनट, और रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट, ठीक है, ये जो समय है। तो मैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो कितने आएंगे, तो 2 नेम 18 यानी 3 गुणा 3, ये हो गए इसके। अब मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 18 12 का, तो इसका एलसीएम बताया था हमने। तो इसके लिए और लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 की पावर 2। तो हमने बताया था एलसीएम में अधिकतम घात ली जाती है, तो ओवेनिष्ट में ओवेनिष्ट देगी, दोनों में 2 है, ओवेनिष्ट है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो कौन सा लें, 2 घात लें, अधिकतम घात। इन दोनों में 3 ओवेनिष्ट है, इन दोनों में घात अधिकतम वाली लेंगे 2 वाली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 4 निम 36 मिनट, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमें अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।